नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। बयान पर बवाल। मॉनसून सत्र का आखिरी दिन, पंचम विधानसभा का मॉनसून सत्र का आखिरी कार्य दिवस, और आखिरी कार्य दिवस पूरी तरीके से हंगामेदार रहा। दरअसल हंगामा चौथे कार्य दिवस से ही चल रहा है। 6 कार्य दिवस मिले थे, चौथे दिन से ही एक तरफ भाजपा जहां वेल में उतर जा रही थी, आजसू वेल में उतर रही थी, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में उतर जा रहे थे। स्पीकर ने कल 18 विधायकों को निलंबित कर दिया। आज 2 बजे निलंबन समाप्त होने के बाद एक बार फिर सारे के सारे विधायक एक जगह थे। जब सीएम ने बोलना शुरू किया, भारी विरोध किया भाजपा ने। सवालों के जवाब मांग रहे थे, उन्हीं 15 सवालों के जवाब, जिस पर सीएम ने एक टिप्पणी कर दी, लेकिन बयान पर बवाल हो गया। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा सदन की। हेमंत सोरेन का विपक्ष पर हमला, बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोप पर पलटवार, रांची, जमशेदपुर और बोकारो की आबादी कैसे बढ़ी। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। बांग्लादेशी घुसपैठ पर विपक्ष के आरोप पर हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची, जमशेदपुर और बोकारो की आबादी कैसे बढ़ी, ये विपक्ष बताए। उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकना केंद्र का काम है। अगर ये डेमोग्राफी की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं और जाकर के साहिबगंज, पाकुड़ और संथाल परगना में भाषण देते हैं, तो पूछिए इनसे कि रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है। सीएम के संबोधन के दौरान बीजेपी विधायक वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला जारी रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 जगहों पर जिस जमीन पर हत्या हुई वहां बीजेपी कार्यालय बना है और ये हमें जमीन लुटेरा कहते हैं। इन्होंने विगत 5 साल में कितनी जमीनें लूटी, कितने भवन बनाए, और चोरी नहीं अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने डाका डालने का काम किया था। ये 2400 जिले का भाजपा के ऑफिस का फोटोग्राफ है अध्यक्ष महोदय, ये 2400 जिला का है अध्यक्ष महोदय, और खुद जिले में तो जमीन के लिए मर्डर भी हो गया अध्यक्ष महोदय। एक में 2 मर्डर हुए हैं और उस पर भाजपा का कार्यालय बना है अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी वाले बिना रीढ़ के हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया इनकी जेब में है, अब ये कोर्ट को भी अपनी जेब में रखना चाहते हैं। अखबार वाले, टीवी वाले सब इनके जेब में, और आप तो ये कोर्ट को भी अपने जेब में रखने का दावा करते हैं अध्यक्ष महोदय। ये व्यापारी यही करेंगे अध्यक्ष महोदय। पूरा देश बेच दिया इन लोगों ने, अब बालू तो छोड़ दिए, इन लोगों ने रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया। तो अध्यक्ष महोदय, ये लोग, ये वो नालायक लोग हैं अध्यक्ष महोदय, जो घर के अंदर जो बूढ़ा बुजुर्ग संपत्ति रखता है ना, जिस सुख में लोग उपयोग में लाते हैं, उन बुजुर्गों का सारा संपत्ति बेच करके ये लोग खा गया अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की। सदन में उन्होंने कहा कि अग्निवीर की मौत पर राज्य सरकार उनके परिजनों को नौकरी देगी। कि अग्निवीर के विषय में भी हमारी सरकार एक मजबूत निर्णय लेने जा रही है कि जो भी अग्निवीर होंगे, जिनकी नियुक्ति होगी और उनकी किसी घटना में मृत्यु होती है, तो अनुग्रह अनुदान उनको विशेष रूप से दिया जाएगा, और अनुकंपा पर उनके परिजनों को नौकरी भी हम लोग देंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने 1 लाख नौकरी गैर सरकारी संस्थाओं में देने की बात कही। उन्होंने कहा कि 83% आदिवासी मूलवासी को नियुक्ति दी। सीएम ने कहा कि महिलाओं के लिए 10,000 करोड़ दिए, पारा शिक्षकों का 50% मानदेय बढ़ाया, रसोइया के मानदेय में 100% की बढ़ोतरी की, अनुबंध कर्मियों का मानदेय बढ़ाया। लेकिन बीजेपी ने पिछड़ों के आरक्षण सरना धर्म कोड को लटकाया। सदन में सीएम के संबोधन पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। सीपी सिंह ने मुख्यमंत्री के भाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया है।
वहीं विपक्ष के विधायकों को नालायक कहने पर कड़ी आपत्ति जताई। झारखंड के लोगों के सवालों का जवाब निरुत्तर रह गया। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नौटंकी करके माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए। जो वायदे 2019 में उन्होंने किया था और जिसके दम पर आए थे चुन करके, फिर उन्हीं वायदों को पोस्ट डेटेड चेक के साथ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए देने का काम किए। सदन के अंदर नालायक शब्द का प्रयोग किया जाता है और जब हम लोग कहते हैं कि इसकी जांच करें, वो नहीं सुनते हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है। जिस तरह से हमारे विधायकों को निलंबित किया गया जब सदन नहीं चल रहा था, उसके बाद भी उन्होंने सदाचार समिति को भेज दिया। जब हम लोगों ने पूछा किस आधार पे भेजा तो उनके मुंह में दही जम गया। व्यवस्था का प्रश्न पर खड़ा होते हैं और स्पीकर नहीं देखता हो और वो अनुमति नहीं देता हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ किया तो नहीं, हाँ इतना जरूर किया कि विपक्ष के माननीय सदस्यों के लिए नालायक शब्द का प्रयोग किया। एक मुख्यमंत्री विपक्ष के सदस्यों के लिए नालायक शब्द का प्रयोग, नालायक का अर्थ मुख्यमंत्री को शायद पता भी है या नहीं है। उनका जवाब देने का तरीका और भाषा बिल्कुल ही असंसदीय था। आप सुने होंगे कि कई बार नालायक शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, तो आप समझ सकते हैं एक इतने बड़े और इतने संसदीय और इतने उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति से नालायक जैसे शब्दों की कल्पना नहीं की जा सकती। विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, लेकिन बीजेपी ने स्पीकर की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की मांग की। विधानसभा सचिव को लिखे पत्र में बीजेपी ने मानहानि का केस करने की भी बात कही है। बीजेपी ने मार्शलों के साथ बदसलूकी के आरोप पर नाराजगी जताई है। साथ ही नियमों को दरकिनार कर 18 विधायकों को निलंबित करने का आरोप लगाया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तमाम बातें आपने सुन ली है, मानसून सत्र भी आपने देख लिया। हंगामे की भेंट चढ़ गई। पूरा का पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। जिसकी आशंका थी आखिर वही हुआ। मामला भी था, विधानसभा चुनाव नजदीक है, जो कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये भी सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष को कैसे पता कि ये आखिरी सत्र है। अब ये कैलकुलेशन का खेल है, किसकी एजेंसियां कितनी सतर्क हैं, ये तो जांचने की बात है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ आजसू से विजय साहू जी हैं। विजय जी स्वागत है आपका। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी है। प्रतुल जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी जी है। सनी जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़े हुए हेमलाल मेहता जी झामुमो से, बहुत स्वागत है हेमलाल जी आपका। हेमलाल जी, मुख्यमंत्री ने जो कहा वो तो हमने भी सुना, हमारे दर्शकों ने सुना, लेकिन सदन आखिरी दिन बोलते हैं तो उनके बोलने के बाद चर्चा नहीं हो सकी। भाजपा वालों से जवाब मांगा था उन्होंने, जवाब भी नहीं मिल सका है। तो सीधे भाजपा का ही रुख कर लेता हूं। प्रतुल शाहदेव जी, आज सदन में बोलते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आप लोग संथाल की बात उठाते हैं, पाकुड़ साहेबगंज की बात उठाते हैं, वहां के जनसंख्या की बात करते हैं। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो की जनसंख्या किसने बढ़ाई? क्या किसने बढ़ाई? माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आज नालायक शब्द का प्रयोग किया सदन में, और स्पीकर ने उसे एक्सपंज नहीं किया। नालायक पे बाद में आऊंगा, पहले जनसंख्या किसने बढ़ाई? मैं वही शुरू कर रहा हूँ। ये पूरा टोन दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी के पास कुछ बोलने को नहीं था। जितना नैरेटिव उन्होंने रचा, किसी बात का जवाब नहीं दिया। ये कहते हैं कि धनबाद और जमशेदपुर और रांची की बात की उन्होंने, तो धनबाद, रांची और जमशेदपुर में जो देश के भीतर के आकर लोग बसे हैं, आप उनकी तुलना बांग्लादेशियों से करेंगे साहब? ये एक एजेंडा चल रहा है। पहले शिल्पी नेहा तिर्की कहती हैं, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री भी उसी बात को रिपीट करते हैं। आप कैसे देश के दूसरे हिस्से से जो लोग अपने जो मान और स्वाभिमान के साथ रह रहे हैं, उनकी आप तुलना कर दीजिएगा बांग्लादेशी घुसपैठियों से। दरअसल अभिषेक, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए ना इनके लिए वोट बैंक बन गए हैं। इनको जमाई का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों पे कोई बात होती है ना तो उसको टर्न कर दिया जाता है। लेकिन चलिए, मुख्यमंत्री ने अगर इशू को उठाया तो उनको जरा रियलिटी चेक करा दे। उन्होंने रांची की बात की कि रांची में कौन लोग बस गए। उनका जो इशारा होता है अक्सर कि एचईसी की स्थापना हुई है 1963 में। अब आप बताएं 1963 में राज्य में किसकी सरकार थी और यहां देश में किसकी सरकार थी, और उस समय अगर लोग नौकरी करने के लिए आए तो किसके कृपा से आए। ये बात करते हैं बोकारो की, तो बोकारो का मूल आधार है बोकारो इस्पात कारखाना। इसका जो सोवियत संघ के सहयोग से इसे 1965 में बनाया गया,
केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी साहब, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी जो नौकरियां मिली, अगर किसी को मिला, लाया बसाया गया, तो किसने बसाया और क्या कोई गैर कानूनी काम था? लेकिन मैं उनको रियलिटी चेक करा रहा हूं, जो कहते हैं कांग्रेस ने बसाया, नहीं, कांग्रेस ने बसाया, नहीं, उनकी सरकारें थी उस समय जो ये कहते हैं आकर बस गई। क्रेडिट भी नहीं देते हैं साहब, और हद तो तब हो गई जब वो टाटा की बात करते साहब की जमशेदपुर टाटा इस्पात की स्थापना 1907 में हुई। अब जाइए इंग्लैंड, अंग्रेजों से पूछिए कि उन्होंने लाके क्यों बसवाया। अब साहब इस तरीके से देश के भीतर अगर कोई मान सम्मान से रह रहा है लंबे समय से, अगर 1907 में कोई आया झारखंड में तो 1932 का भी खतियानदारी हो गया जो टाटा गेरी होता है। बस मैं फाइनली समाप्त कर रहा हूँ, 1932 का खतियानदारी भी हो गया और वो 124-25 साल से झारखंड में रह रहा है साहब। अगर आप उसको भी कहेंगे कि यहाँ का आदमी नहीं है तो किसको कहेंगे? हेमलाल जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी ना? हाँ, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है, अतिथियों की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, पीसीआर चेक कीजिएगा। हेमलाल जी को अतिथियों की आवाज नहीं आ रही है, एक बार चेक कीजिएगा। अच्छा हेमलाल जी, आज मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर की जनसंख्या आखिर कैसे बढ़ी है, यह भी भाजपा को बताना चाहिए। साहेबगंज, पाकुड़ की बात करते हैं कि वहां पॉपुलेशन बढ़ गया, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां आ गए हैं, तो इन चारों जिलों की जनसंख्या कैसे बढ़ गई है? उस पर भाजपा की टिप्पणी है कि देश के अंदर रहने वाले लोगों को भी आप बांग्लादेशियों के साथ मिलान कीजिएगा, उनकी तुलना कीजिएगा। क्या जेएमएम बिहारियों को, मराठियों को, साउथ इंडियंस को घुसपैठिया मानता है? देखिए अभिषेक साहब, ऐसा जो बयान है लोगों का कि घुसपैठिए सबको मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। घुसपैठिए हम नहीं मानते हैं, लेकिन जैसे ही आपने कहा था कि हटिया विधानसभा का 136% आबादी बढ़ गया है, तो सबसे ज्यादा 136% बढ़े हैं। तो हमने भी कहा था आप ही के चैनल में कि 136% बढ़े हैं, तो झारखंड की आबादी तो यहाँ के लोग तो नहीं है, स्वाभाविक है कि बाहर से आकर के लोग बसे हैं। घुसपैठ हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बगल के राज्यों से तो आकर के बढ़े हैं। इसी तरह से संथाल में भी बगल के ही राज्यों से आकर के बढ़े हैं, कोई घुसपैठ नहीं है। घुसपैठ आप इसको यदि कहते हैं तो आप उसको भी कहेंगे, सभी को घुसपैठ कहेंगे, लेकिन वैसी घुसपैठ का मामला उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने भी नहीं कहा है कि यहाँ भी घुसपैठ हुआ है। घुसपैठ नहीं कहा, जनसंख्या जो बढ़ रही है, तो आबादी बढ़ रही है, उसी पर आते हैं। हटिया विधानसभा में आप देखेंगे, हटिया विधानसभा में आप जो 136% की बढ़ोतरी आपने कहा वोटरों की, तो यहाँ माने 12-12 तल्ला, 25-25 तल्ला बिल्डिंग बन गए हैं, अपार्टमेंट्स बने हैं। तो वहाँ कौन रह रहे हैं? यहाँ के आदिवासी तो नहीं रह रहे हैं, यहाँ के कोई दूसरा लोग तो नहीं रह रहे हैं, कोई मूलवासी तो नहीं रह रहे हैं। स्वाभाविक है कि बाहर के लोग ही आकर के बसे हुए हैं। उसमें सब भाजपा के वोटर्स हैं क्या? जितने 12 तल्ला उसमें सब एनडीए के वोटर्स हैं क्या? नहीं, बाहरी का डेफिनेशन अभिषेक, क्या इन्होंने डोमिसाइल नीति बना दी है? चलिए आता हूं आपके पास। हेमलाल जी आता हूं, आपको मेरी आवाज भी देर से मिल रही होगी। विजय साहू जी, हेमंत सोरेन साहब का यह कहना कि रांची, बोकारो, बांग्लादेश, माफ कीजिएगा, रांची, बोकारो, जमशेदपुर और धनबाद में आबादी बढ़ी है, इसकी भी संभावना है कि बाकी, जैसे आप कह रहे हैं कि संथाल में आबादी बढ़ी है, एनडीए का बार बार आरोप है कि संथाल में आबादी बढ़ी है, तो आबादी तो रांची और जमशेदपुर, धनबाद में भी बढ़ी है। क्या घुसपैठिए, जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, एनडीए बात कर रही है, क्या रांची, धनबाद और जमशेदपुर में ये बांग्लादेशी घुसपैठिए शरण नहीं ले सकते? क्या इनकार कर सकते हैं कि जमशेदपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण नहीं मिला होगा, या रांची में बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो ये लोग मानना नहीं चाहता है कि पाकुड़ और साहेबगंज में और संथाल परगना में डेमोग्राफी खराब हुई है, क्योंकि जो लोग आए हैं बांग्लादेश से वो इनके वोटर बन गए हैं। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति, और तुष्टीकरण की राजनीति कैसी? देश बेच के हम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे क्या? और जहां तक ये जो सीएम का जो बयान आया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्टेट में जो भी शहर का नाम ये लिए हैं वो लोग बांग्लादेशी नहीं हैं। अगर आप बांग्लादेशी लोगों को बचाने के लिए हिंदुस्तानी लोगों को उससे कंपेयर करेंगे, और एक मुख्यमंत्री सदन में ऐसा बोलता है
कल तक तो लोग बोल रहे थे कि शिल्पा नेहा तिर्की ने जो बोला उनका पर्सनल बयान था, कांग्रेस ने भी खंडन किया था और आरजेडी ने भी खंडन किया था। आज खंडन करे कि उनका सीएम बोल रहा है कि जो जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद में जो जनसंख्या बढ़ी है वो लोग कौन लोग है। ये एकदम सीधा इंगित कर रहा है कि ये हिंदुस्तान के लोगों को बांग्लादेशियों से ये कंपेयर कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट इनका रहा है। आज मुख्यमंत्री बड़ा फ्रस्ट्रेशन में दिख रहे थे, जवाब आप दीजिए ना, लेकिन इतना चिल्ला चिल्ला के सदन के नेता हैं, इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, और ये फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कि किस तरह से बांग्लादेशियों को संरक्षण देना है और उसके अगेंस्ट में एक भी स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आया। इनको मानना चाहिए था कि बांग्लादेशी घुसपैठिया हुए हैं और हम लोग सबको सामूहिक रूप से मिलकर उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो आज देखिए ये पूरा झारखंड में अशांति फैलाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं और हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक को बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। और तब जबकि एक आम नागरिक ने, एक मुख्यमंत्री, एक मुखिया राज्य का बोल रहा है कि झारखंड में जो जनसंख्या बढ़ा है इन शहरों में, वो लोग कौन लोग हैं, तो क्या बांग्लादेशी घुसपैठी मानते हैं क्या बिहार, यूपी और बंगाल के लोगों को? चलिए राजेश सिन्हा सन्नी साहब, आपने पूरी बातें सुन ली, सारे अतिथियों को भी सुन लिया आपने। अगर भाजपा ये कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो गया है, इन 5 सालों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई, या उन्होंने दस्तावेज बना लिए, या उन्होंने जो भी कर लिया जिस तरीके से भी वोटर लिस्ट में उनके नाम आ गए, आप ये कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे केंद्र सरकार की गलती है, केंद्रीय गृह मंत्री की गलती है क्योंकि सीमा पार कर रहे हैं। आप लोग जांच की मांग क्यों नहीं कर देते कि जांच करवाइए भाई, केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पे कह ले या केंद्र सरकार के कहीं ना कहीं आंखों पे पट्टी बांधने से ये घुसपैठ हो गया, 5 सालों में हमारा राज्य बर्बाद हो रहा है, झारखंडियों का हक बाहर वाले मार कर ले जाएंगे, बांग्लादेशी मार कर ले जाएंगे। जांच क्यों नहीं चाहता INDIA? देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पे पहले भी जब डिबेट में हम यहाँ पे बैठे और इस मुद्दे पे चर्चा हुई और हमने बोला भी इस बात को कि सीमा सुरक्षा किसके अधीन है, सीमा सुरक्षा केंद्र सरकार के अधीन है। निश्चित तौर पे जांच कराए। 1% भी अगर बांग्लादेशी घुसे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भाजपा के नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता इनकी 10 वर्षों से, उसके बावजूद भाजपा के नेता मानने के लिए तैयार नहीं है कि केंद्र सरकार के अधीन सीमा सुरक्षा आता है। अगर 5 वर्षों में 1% भी घुसपैठिए बढ़े हैं तो उसकी जिम्मेदारी अगर किसी को लेनी चाहिए तो केवल और केवल भाजपा के नेताओं को, केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी को लेने की आवश्यकता है। इस्तीफा किसकी मांगनी चाहिए? अमित शाह जी की इस्तीफा मांगनी चाहिए। और जो मुद्दे पे हम बैठे हैं अभिषेक जी, कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह नहीं कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए से हम रांची और धनबाद और जमशेदपुर के लोगों को आकलन कर रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, इन लोगों ने जो एक नैरेटिव तैयार करने का कोशिश किया कि संताल में लोग बढ़ गए, संताल में बांग्लादेशी घुसपैठी बढ़ गए। अरे भाई कहां बढ़े? और अगर बढ़े तो आपने बढ़ने दिया उसे, क्यों नहीं आपने रोका? आपकी जिम्मेदारी बनती थी। केवल एक नैरेटिव सेट करके इनको हल्ला करना, हंगामा करना है। पूरा सदन इन्होंने चलने नहीं दिया। 6 दिवसीय सदन था। सदन में अगर भाजपा के लोग चाहते, नेता प्रतिपक्ष चाहते, तो वो सदन में जन मुद्दों को लेकर के बात रखते, ना कि सदन में हंगामा करते। घुसपैठ को आप जन मुद्दा नहीं मानते? निश्चित तौर पे घुसपैठ को जन मुद्दा, अगर घुसपैठ हुआ है तो जन मुद्दा है। अभिषेक जी, मैं तो पहले भी बोला 1% भी अगर घुसपैठ हुआ तो वो जन मुद्दा उसमें कोई जिम्मेदार है तो भाजपा की सरकार है, भाजपा ही है, लेकिन जन मुद्दा तो है। तो ये तैयार करे ना। हाँ बिल्कुल। हेमंता बिस्व शर्मा, PCR की टीम ध्यान दीजिएगा, हेमंता बिस्व शर्मा ने आज एक बाइट दी है हमें। उन्होंने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ये लिख कर दे कि राज्य सरकार नहीं जांच करेगी, केंद्र सरकार जांच करे। तो बीजेपी तो तैयार है जांच करने के लिए। प्रद्युम्न यादव जी, हेमंता बिस्व शर्मा साहब ने आज ये कोल्हान में कहा कि अगर सरकार ये मानती है कि घुसपैठ नहीं हुआ है तो सरकार ये लिख कर दे दे कि घुसपैठ नहीं हुआ है, केंद्र सरकार जांच करा ले। और जांच करने को केंद्र सरकार तैयार है, भाजपा तैयार है जांच कराने के लिए। कितने सहमत हैं आप? अभिषेक, लगता है कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता मुख्यमंत्री जी की भाषण को गौर से नहीं सुन रहे थे। जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा घुसपैठियों की बात की जाती है तो फिर उन्होंने धनबाद, जमशेदपुर और रांची का उदाहरण दिया।
साहब तुलना कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही है और आप आ जा रहे हैं यहाँ जो धनबाद में सेटल कर रहे हैं लोग उन पर। प्रतुल जी, क्या रांची धनबाद में घुसपैठियां नहीं हो सकती? नहीं हो सकते हैं, तो जनसंख्या नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं? मुख्यमंत्री जी पहले भी बाहरी और भीतरी की राजनीति हमेशा कन्वीनियंस के अनुसार करते रहते हैं और कांग्रेस उससे किनारा और बचाव। एक बार हेमलाल साहब का रुख कर लेता हूं। हेमलाल साहब, आखिर ये कौन लोग हैं? ये जो अभी आप आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। हेमलाल साहब, ये जो 12 तल्ला में अभी आप बता रहे थे लोग रहते हैं, दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, ये कौन लोग हैं? किनके बारे में बात हो रही है जिन्होंने रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर की जनसंख्या बढ़ा दी है? सही में आखिर कौन लोग हैं? ये है कौन लोग? कहां से आए? किस राज्य से आए? देखिए, आम लोग हैं, ऐसा कोई जाति का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी जाति के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं जो बाहर राज्यों से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं, बिहार से आए हैं, खास करके बिहार से हम आए हैं। अब देखिएगा सभी राज्यों से आए हैं, ये देश के सभी सर बिहार संख्या बढ़ी है। बिहार तो था ही सर, बिहार तो था ही, तो क्या झारखंड से जब झारखंड से अलग हुआ तो क्या बिहार वापस चले जाते? कहां जाते? देखिए साहब, आदिवासी मूलवासियों की लड़ाई हम भी लड़ते हैं उनके हक के लिए, लेकिन अगर बिहार का बंटवारा 2000 में हुआ, उसके पहले से जो लोग आकर बसे हुए, क्या आप उनको खदेड़ दीजिएगा? उस समय तो एकीकृत बिहार था, आदिवासी मूलवासियों को उनका हक मिलना चाहिए। और बीएसएफ और अमित शाह पे जो प्रश्न करते हैं ना, तो इनको जानकारी होनी चाहिए कि जो लास्ट जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, जो 1951 और 2011 के बीच में आदिवासियों की जनसंख्या 16% कम हुई थी और मुसलमानों की 13% बढ़ गई थी। और 2011 की जनगणना नहीं, 2014 से 19 के बीच में औसतन 20% संथाल के विधानसभा क्षेत्रों की आबादी बढ़ी, लेकिन ये 19 से 24 के बीच में 120% तक बूथों पर आबादी बढ़ी। तो ये हटिया की भी आबादी, आप ये समझे 120% एक विशेष समुदाय मुसलमानों की आबादी अगर बढ़ रही है। और इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 ये पूरा अधिकार राज्य सरकार को देता है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, कि उनको आइडेंटिफाई करना है घुसपैठ ये कौन है। घुसपैठ को रोकने की जिम्मेवारी जरूर सरकार की है। मान लेते हैं कि घुसपैठियों की आरोप लगा रही है। प्रतुल जी, सत्ता अगर सरकार पर आरोप लगा रही है कि घुसपैठ केंद्र सरकार के कारण है, और आपके तेवर तल्ख है, भाजपा के तेवर तल्ख है कि झारखंड में घुसपैठ हो चुका है, तो अब इस घुसपैठ का सफाया कौन करेगा? अगर जिम्मेदार आप है तो साफ भी आप कीजिए। सुनाइए एक बार हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज क्या कुछ कहा है, सुनाइए गौतम। देखिए, तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि संथाल परगना और उनका बाहर में भी 20% से घुसपैठियों का संख्या 50-60% तक बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ रहा है। अगर ये जो डेमोग्राफिक इन्वेशन है, अगर आप लोग अभी नहीं रुकवाता है, तब आप लोगों का स्थिति भी आसाम जैसा हो जाएगा। तारानगर, गोपीनाथ नगर दोनों गांव का ऊपर दबाव है कि गांव खाली करो, और लोग पाकुड़ सदर में आके बैठा हुआ है 50 फैमिली। साथ में मैंने गाईबाठान गया, वहां में मैंने देखा घुसपैठियों ने हमारा आदिवासी लोगों का जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है। 2015 में ही कोर्ट का आदेश हुआ कि आदिवासी को जमीन लौटा दो, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। मेरा इतना ही निवेदन है कि राजनीति चलेगा, राजनीति रहेगा, चलेगा, सरकार आएगा जाएगा, लेकिन ये प्रदेश को बसाने का जिम्मेदारी सब पार्टियों का है। मैं हेमंत सोरेन जी से निवेदन करूंगा कि घुसपैठी का जो मुद्दा है, डेमोग्राफिक इन्वेजन का जो मुद्दा है, आप इसको नजरअंदाज मत कीजिए। जिम्मेदारी तब होगा अगर अंदर में घुसपैठी नहीं है, हमारा अंदर में घुसपैठी है, अगर केंद्र को जिम्मेदारी दे दिया जाता है, हम लोग तो बहुत खुश होंगे। अगर झारखंड एक मिनट अगर झारखंड सरकार हमें एक पत्र लिख देते हैं कि झारखंड से घुसपैठिया बाहर करने का जिम्मेदारी केंद्र का है और स्टेट सहयोग करूंगा, तो मैं तो हेमंत सोरेन को हीरो बोल के जाऊंगा। खाली एक मिनट सीधा रुख करते अतिथियों का, सीधे चलते। हेमलाल साहब जुड़े हुए हैं हमसे, राजा सिन्हा, सनी साहब जुड़े हुए हैं। हेमलाल साहब,
अभी अभी आपने भाजपा के चुनाव सह प्रभारी को सुना, असम के सीएम हैं, घुसपैठ का दंश झेल रहे हैं, साफ कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर झारखंड सरकार ये दे दे, हमको पत्र लिख कर दे कि भैया कर दो घुसपैठ का सफाया, आपके चलते घुसपैठ हुआ है, आप ही लोग 10 साल से केंद्र में हो, आपके चलते घुसपैठ हुआ है, सफाया कर दो, तो मैं हेमंत सोरेन साहब का धन्यवाद दूंगा। पत्र लिखने में क्या समस्या है सर? डाल दीजिए जिम्मा, केंद्र सरकार सफाया करेगी घुसपैठियों का, क्या दिक्कत है उसमें? अभिषेक साहब जी, मेरी आवाज आ रही क्या? जी आ रही है सर। अभी तो उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ी मेरे को, लेकिन मैं पहले ही सुना हूँ जी। लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन लिख करके दे दें कि मैं जांच नहीं कराना चाहता हूँ या जांच कराने में समर्थ नहीं हूँ। नहीं ऐसा नहीं, जांच किस चीज के करानी है? यदि केंद्र सरकार लिख करके दे दे राज्य सरकार को कि घुसपैठ जो हुआ है उसको रोकने में मैं नाकाम हुआ हूँ, इतने लोग घुसपैठ हो गए हैं, मैं रोकने में नाकाम हुआ हूँ, तो राज्य सरकार को फिर जो कहेंगे वो जो करना होगा करेगा संवैधानिक तरीके से। ये तो बेहूदगी की हद है। मैंने इस तरह का बयान थोड़ा हेमलाल जी थोड़ा भाषाई मर्यादा का ध्यान रखें सर। आदरणीय राजेश ठाकुर जी है, कभी हम लोग उनके लिए अपशब्द का प्रयोग थोड़ा भाषाई मर्यादा का ध्यान रखें। शब्द का प्रयोग स्टेट के सीएम है सर, असम के सीएम के बारे में आप करें साहब। मुख्यमंत्री नालायक कहते हैं, ये बेहूदगी कहते हैं। बेहुदा है क्या? कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं साहब? माफी मांगे हेमलाल जी, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं है। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए बेहूदगी जैसे घटिया ओछी शब्द का प्रयोग करेंगे? भाई आपके नेता हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनके नेता प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश ठाकुर है, लेकिन आप हमारे नेताओं को बेहुदा नालायक ऐसे शब्दों से प्रयोग करेंगे? शर्म कीजिए, माफी मांगिए। हम रोकने में नाकाम रहे हैं, ऐसे अमर्यादित जो शब्द है, अनपार्लियामेंट्री शब्द का प्रयोग नेशनल टीवी पे कैसे करना है? जी वो जूम से जुड़े हुए हैं, उनको आवाज भी बहुत नहीं मिल पा रही है। आप अभिषेक इस बात को प्लीज मेरी कहे, ऐसे शब्दों का प्रयोग एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए आपने कहा विधानसभा में स्पंज नहीं हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ म्यूट उसको करेंगे सर। जब हम लोग उसको टेलीकास्ट करेंगे तो हम लोग म्यूट कर देंगे, क्योंकि हेमलाल जी हम लोगों से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है हमारी आवाज उनको देर से मिल रही है, उनकी आवाज हम तक देर तक पहुंच रही है। एक लाइन में एक और फैक्ट चेक करा दूं आपको कि एक्सपेल करने का और आइडेंटिफाई करने का पूरा जिम्मा स्टेट गवर्नमेंट को है। इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 में केंद्र का कोई से नहीं, लेकिन राज्य सरकार अगर बोलती है केंद्र को तो केंद्र फिर करेगी। चलिए आ रहा हूं सनी साहब, आपके पास भी एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद आप ही तक शुरुआत करूंगा। तनाव हो गया थोड़ा सा, निश्चित तौर पर भाषाई मर्यादा तार तार हो जा रही है और बुरा भी लग रहा है लोगों को, जिनके बारे में भी बोला जाएगा निश्चित तौर पर बुरा लगेगा। 18 विधायकों का निलंबन भी हुआ, रात भर विधानसभा के अंदर भी रहे, मच्छर भी काटा, काफी समस्याएं हुई, खाने की समस्या हुई, शौचालय की समस्या हुई और उसके बाद निलंबन का भी दंश झेलना पड़ा। और उस मामले में भी आज भाजपा ने तेवर तल्ख कर लिए हैं। भाजपा स्पीकर को हटाने की मांग कर रहा है, भाजपा मानहानि का केस दर्ज करेगी कोर्ट में, ऐसा भाजपा के विधायकों ने पत्र लिखा। रुक करते अपने अतिथियों का, चलते हैं कांग्रेस के पास, राजा सिन्हा सनी साहब के पास। सनी साहब, आधारभूत जो ढांचा है झारखंड का, 2000 में झारखंड अलग हुआ, बिहार से अलग हुआ, कहीं ना कहीं बिहार की पृष्ठभूमि तो झारखंड पर रहेगी, क्योंकि चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें और अन्य राज्यों की बात करें जिसका बाद में उदय हुआ है, तो एक माहौल बना रहता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के कुछ विधायक बिहारियों को निशाना बना रहे हैं, इस बात में कोई दो मत नहीं है कि या सवर्णों की बात करें या बिहारियों की बात करें, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और कहीं ना कहीं यह नुकसान कांग्रेस को खेमे को ही उठाना पड़ेगा आगामी चुनाव में, यह साफ है। अगर नुकसान होगा तो, अगर आपकी बातें, आप लोगों की कांग्रेस की बातें जनता तक नहीं पहुंच पाई तो, क्योंकि क्या आप भी ये मानते हैं कि रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर में बिहारियों ने जनसंख्या बढ़ा दी है, जिनकी तुलना साहेबगंज और पाकुड़ के बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ की जा सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जोड़ने में विश्वास रखती है, कभी भी कांग्रेस पार्टी तोड़ने में विश्वास नहीं रखती। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने भी जो यात्रा निकाली, वो भारत जोड़ो यात्रा के नाम से उन्होंने यात्रा निकाली और पूरे देश में यात्रा करने का काम को किया। सीधे तौर पे मैं बताऊं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमने बयान सुना, कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री जी तुलना नहीं कर रहे हैं
उन्होंने जो भाजपा के लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि इतना परसेंट बढ़ गया, इतना परसेंट बढ़ गया, इतना परसेंट बढ़ गया संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठी, उस पर उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि पूरे राज्य में जब बढ़े हैं। सच्चाई यह है, जो आज के समय में 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, हमारे घर में भी हमारे जो भतीजे हैं वो 10th 11th में पढ़ते हैं, 15-16 साल के बच्चे हैं, और हर लोगों के घर में बच्चे होंगे 15-16 साल के लगभग। वो बच्चे जब 5 सालों के बाद 29 में चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा 18 वर्ष होने के बाद, तो वो बढ़ना ही बढ़ना है। इस पे इतना हंगामा, हमने पहले भी बोला कि अगर 1% भी बांग्लादेशी घुसपैठी यहां पे आए हैं, संथाल हो, रांची हो, जमशेदपुर हो, या आपका धनबाद की बात करूं, या झारखंड में किसी भी जिले में, तो इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। केंद्र में बैठा हुआ सरकार है भाजपा का, क्योंकि 10 वर्षों से सरकार है अभी से। और अभी मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने अपना बयान दिया, हेमंत बिश्व शर्मा जी का, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि असम में जब घुसपैठ हुए तो क्यों नहीं ये रोके, सबसे पहले लिख करके देना चाहिए किसी को। तो हेमंत बिश्व शर्मा जी को, केंद्र सरकार को, इनको तो लिख के भी देने की जरूरत नहीं है, जांच ये करे अपने राज्य में। इसका ये साफ मतलब है कि ये अपने राज्य में फेल है, फेल्यूर साबित हुए हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी घुसपैठिए के मामले में, इसलिए आकर के झारखंड में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और चिल्ला रहे हैं घुसपैठिए घुसपैठिए, क्योंकि मुद्दे नहीं अभी से। और दूसरा एक और बात, मैं एक और आपके पास, तीनों लोकसभा ये लोग हारे संथाल परगना का, इसलिए भी इनके पेट में दर्द हो रहा है कि कैसे भाई मैं हार गया तीनों की तीनों लोकसभा, कैसे हार गया मैं, इसलिए इन लोगों को दर्द हो रहा है। जो रिजर्व सीटें हैं अभिषेक जी, 5 के 5, पांचों ये लोग हारे हैं, रिजर्व सीटें आ रही हैं। संथाल में सर 3 ही रिजर्व सीटें है, लोहरदगा, खूंटी तो अलग मुद्दा हो जाएगा। संथाल में तो 3 टोटल सीटें हैं। हाँ, एक जनरल है, जीते। मुख्यमंत्री जी ने ये खुद से एक्सेप्ट किया, असम के मुख्यमंत्री जी ने, कि असम में घुसपैठिए हुए हैं और मैं परेशान हूं। ये तो उन्होंने कहा, आप क्यों नहीं हटाते पहले हमारे राज्य में आप आकर के चिल्ला रहे हैं। प्रतुल सहदेव जी, सरकार कह रही है बांग्लादेश के घुसपैठिए नहीं है पाकुड़ में और संथाल में, लेकिन हिमंता बिश्व शर्मा को प्रशासन रोक देती है गोपीनाथपुर जाने से। क्या कारण मानते हैं, क्या क्या कर रोका गया? देखिए, गोपीनाथपुर में जाने से पहले जो उनको लेटर दिया गया, जो मैं भी सीएम साहब का बयान सुन रहा था, मैंने उस लेटर को नहीं देखा। उन्होंने कहा कि आपकी सुरक्षा पर खतरा हो सकता है, एहतियात के तौर पर आपको जाने से मना किया जा सकता है। लेकिन जो जेएमएम के प्रवक्ता का बयान आपके चैनल पर चल रहा था उस दिन, मुझे याद है विनोद पांडे जी का, वो कह रहे थे, और हेमलाल जी भी कह रहे थे कि भड़काऊ भाषण देंगे और भड़का देंगे। मतलब इनको भविष्य का ज्ञान भी हो गया है, सब लोग ज्योतिषी हो गए। वहां तो तनाव अभी चल ही रहा है सर, चल रहा है, लेकिन क्यों नहीं जाएंगे साहब, देश का हिस्सा है। और हमारा एक मूल यक्ष प्रश्न अभी भी वही अभिषेक, जब बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात होती है तो ये क्यों इसकी तुलना दूसरे शहरों में, जो दूसरे स्टेट से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं, उससे करने लगते हैं? कांग्रेस जोड़ने की राजनीति करती है। फिर शिल्पी नेहा तिर्की को शो कॉज क्यों नहीं हुआ जब उन्होंने कहा बिहारी का नाम लेकर कि बिहारी मुखिया बन जाता है रामगढ़ में, ये लोग आके घुसपैठ करते हैं, उन्होंने कहा अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं, उनका वोटर कार्ड बन गया, उनका आई कार्ड बन गया। क्यों साहब, अगर बिहार विभाजन से पहले एक था तो क्यों नहीं कोई रह सकता? और अगर आदिवासी मूलवासियों के हक और अधिकार के लिए हम हमेशा संकल्पित है, क्योंकि हमारा मानना है कि झारखंड सिर्फ विकास की नहीं, सत्ता की भी लड़ाई थी। सत्ता यहाँ के स्थानीय लोगों के हाथ में हो, लेकिन अब अगर बाहर से कोई आके, जिसको आप डेफिनेशन कर रहे हैं, वो तो अगर डिवीजन के पहले से, तो कैसे उनको बाहर का मानेंगे साहब? उसी बिहार तो पहले था, पहले ये भी जगह बिहार था। तो हमारा कहना है कि आप क्यों बिहारियों को बार बार टारगेट करते हैं? कांग्रेस की विधायिका ने किया, और आज तो मुख्यमंत्री जी ने, विजय साहू जी ने बिल्कुल सही कहा, सदन के भीतर कहा, और एक्सपंज भी नहीं हुआ, नालायक एक्सपंज नहीं हुआ, और अब बेहुदा कह रहे हैं। तो ये जो भाषाएं, सीमाएं है ना, तभी तार तार होती है अभिषेक, जब इनको अपनी हार दिखती है, जब दिखता है कि इलेक्शन में सफाई होने वाला है। विजय साहू जी रामगढ़ क्षेत्र से भी आते हैं, रामगढ़ में बिहारी मुखिया बन जाता है विजय साहू साहब, और कांग्रेस की विधायक कहती है कि बिहारी मुखिया बन जा रहा है, कैसे बन जा रहा है, बिहारियों को कहीं ना कहीं टारगेट पर रखा गया है। यह तो तय है कि उनके बयानों से भी यह बात सामने आई है। आजसू कैसे देखती है, क्या बिहारियों को झारखंड छोड़ देना चाहिए? क्या बिहारी झारखंड के लिए
घुसपैठ ही है। सबसे पहले कि मुख्यमंत्री जी को डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी, बोल रहे कि धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और रांची की बात मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कहे हैं। ये बोलते हैं जनसंख्या तो सब जगह बढ़ता है जी, गांव का नाम मुख्यमंत्री महोदय ने नहीं लिया है। इशारा साफ है कि किस और इशारा कर रहे हैं। अगर ये अलायंस में है सीएम साहब के साथ तो थोड़ा सा संभल जाए। और हम समझते हैं कि हमने पहले भी कहा कि अगर झारखंड का आदमी कोई दिल्ली जाता है और बिहार का कोई साथी मिलता है तो लगता है कि करीब का साथी मिला है। अगर विदेश गया तो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से का कोई साथी मिलेगा तो लगेगा कि हिंदुस्तानी कोई मेरा मिला है। अब देखिए, जो बच्चा यहाँ जन्म लेता है, आप समझिए इस बात को, मैं यहाँ का खतियानी हूँ, मेरा यहाँ पर नाभि गड़ाया हुआ है, लेकिन उससे पहले कोई भी बच्चा, अगर कोई बिहार का उसके पूर्वज थे और उसका बच्चा यहाँ जन्म लिया तो ये मिट्टी उसका है, वो बिहार में रहे, वो इंग्लैंड, पोलैंड, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रहे, लेकिन उसको लगता है कि रांची के अमुक जगह में मेरा जन्म हुआ है, वही मेरी मिट्टी है, उसकी जन्मस्थली तो यही रहेगी। तो वही यही चीज तो तुष्टीकरण की राजनीति और क्षेत्रवाद की राजनीति। मान लीजिए हम झारखंड का बात करते हैं और डंके के चोट पे कहते हैं कि यहाँ का मूलवासी आदिवासी आगे बढ़े और उसके लिए झारखंड अलग हुआ है, लेकिन उससे ऊपर हिंदुस्तान भी है। और हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री कंपेयर करके कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मुख्यमंत्री कंपेयर करे तो ये हम समझते हैं कि इस राज्य के लिए दुर्भाग्य है कि सीएम को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और इस पर जवाब तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को देना पड़ेगा। रामगढ़ तो बड़ा सुंदर तरीके से एक साथ हम लोग कदम ताल करके रामगढ़ को फास्ट ग्रोइंग कमर्शियल न्यू सिटी के रूप में चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने डेवलप किया। अब कांग्रेस और आरजेडी उस दिन नेहा शिल्पा तिर्की के बात को खंडन कर रहे थे, आज सीएम बोल रहे हैं। क्या कल ये लोग समर्थन सरकार से वापस लेते हैं कि नहीं लेते, इसका जवाब ये दे। एक प्रश्न और, कुमार जयमंगल सिंह बेरमो, बन्ना गुप्ता और कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, देखिए मैं माननीय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, उनके विषय में भी एक बार क्लियर कर दे, क्योंकि मुख्यमंत्री जो डेफिनेशन देते हैं, जो शिल्पी नेहा तिर्की डेफिनेशन देती है, तो उसमें तो ये भी बात ही है साहब। तो थोड़ा सवाल सीधा आप ही से हो गया है। देखिए अभिषेक, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी आप जो बयान आपने दिखाया उस पे बिहारियों का नाम नहीं लिया जी। और हमने पहले भी बोला बिहारी तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है, ना कि कांग्रेस पार्टी तोड़ने का काम करती है। प्रतुल सहदेव जी की एक बात से मैं पूरा सहमत हूं, भाजपा के प्रवक्ता महोदय का। हम लोग आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जब राज्य अलग हुआ और राज्य अलग होने से पहले जो लोग यहाँ थे, चाहे वो बिहार के लोग थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे, वो बाहर वापस तो जाएंगे नहीं। और क्यों जाएंगे वापस, वो यहीं के लोग हुए। तो कहीं ना कहीं ये दिग्भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं ऐसा बयान नहीं दिया। शिल्पी नेहा तिर्की जी का जहां तक बात है, देखिए बहुत सारे लोगों का अपना अपना पर्सनल निजी सुझाव होता है, निजी बयान होता है, निजी राजनीति होती है, अपने क्षेत्र की राजनीति होती है। वो अपने क्षेत्र के हिसाब से जो भी बोली होंगी, मैंने सुना भी नहीं है उनका बयान को, लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी सदैव जोड़ने का काम की है और आगे भी जोड़ने का काम करते रहेगी। आप देखिएगा, और आपने देखा भी, राहुल गांधी जी ने जब लगातार मणिपुर जल रहा था, तो मणिपुर अगर कोई नेता गया तो केवल और केवल राहुल गांधी जी ने जाकर के दुख दर्द बांटने का काम किया। अभिषेक जी, प्रतुल यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि अभी तो मैं जेएमएम के नेता जो आधिकारिक पैनलिस्ट थे इस प्रोग्राम में, वो तो बिहारी का नाम लिया उन्होंने कि मुख्यमंत्री जी बिहारी, जो लोग बाहर से बस गए कौन कौन, तो बिहारी का सबसे पहले नाम गिनाया। और शिल्पी नेहा तिर्की ने तो स्पष्ट रूप से कहा, साहब ये विध्वंस की राजनीति होती है। मैं फिर से कहता हूं, मैं भी यहाँ का खतियानी हूं, मैं भी यहाँ आदिवासी मूलवासी के हितों का जबरदस्त समर्थक हूं साहब। पहले माटी फिर पार्टी का नारा हुआ करता था झारखंड आंदोलन में, हम लोगों ने उस दौर को भी देखा है। लेकिन अगर आप पहले से कोई आकर रह रहा है तो सिर्फ उसको आप कह के कि नहीं साहब अब तो बिहार का बंटवारा हो गया, अब आप लोग भागिए, ये कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। और माननीय मुख्यमंत्री ने आज बातों को रख रहे हैं, पूरा डोमिसाइल के मुद्दे को लेकर के अगर आगजनी किया अगर बाबूलाल मरांडी जी मर्यादा तोड़ेंगे तो आप सुनिए, कौन है राजेश ठाकुर, कहाँ उनका पैतृक घर है बताइए, कौन है अनूप सिंह, उनका पैतृक घर मैं बताऊं आपको गया है, गया का कौन कौन है बताओ, लठुआ है, तो क्या वो भी बाहर के हो गए? नहीं साहब, मैं उनको यहां का मानता हूं। बन्ना गुप्ता कहां के बताइए, मैं उनका पैतृक गांव जानता हूं।
लेकिन मैं भी उनको बाहरी नहीं मानता, वो भी यही के साहब। तो मतलब राजेश ठाकुर सीएम ने भागलपुर अनूप सिंह और बन्ना गुप्ता से ही कह रहे मैंने तो कभी नहीं बिहारियों और बाहरियों और इसकी राजनीति की तो हमसे क्यों प्रश्न, हम तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कि सीएम ने जो कहा कि बोकारो जमशेदपुर की जो का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ये अनूप सिंह और बन्ना गुप्ता जैसे लोगों से बढ़ रहा है। नहीं, अब ये लोग तो उसी समय जिस समय इंडस्ट्रियल हुआ कोलवरीज खुली, उस समय एक बड़ा तबका उस सारे क्षेत्रों में जाकर बस गया। तो रोजगार के लिए तो जाएंगे ना सर, बंगाल के यही लोग भी तो मैं आएंगे। तब से कह रहा हूं कि HEC 60 के दशक में बना, जो ब्रिटिश एरा में टिस्को बना, और 60 के दशक में ही साहब यहाँ कोलवरीज का धनबाद जिला का गठन हुआ 1954 या 56 में, और कोलवरी का भी काम तो पहले आजादी के पहले से जारी है। तो उन सबके समय अगर कोई रोजगार के लिए बस रहा है और आप कहते हैं कैसे डेमोग्राफी बदल गई, अरे साहब यहाँ इसी देश के लोग हैं, इनकी तुलना उन मुस्लिम घुसपैठियों से मत कीजिए। और मैं मुस्लिम शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश से जो दूसरे धर्म के जैन, सिख और जो हिंदू और यहां तक कि ईसाई जो आते हैं उनको रेफ्यूजी का दर्जा दिया गया है। ये है बांग्लादेश और उनको नागरिकता दी गई है। बचे हैं क्या बांग्लादेश में? नागरिकता दी जाएगी। हिंदू, जैन, सिख, पारसी बचे हैं कानून यही है अभिषेक, लेकिन मुस्लिम घुसपैठियों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। चलिए विजय साहू जी, ये तो घुसपैठियों पर सवाल हो गया, लेकिन आज तो सदन में एनडीए ने स्पीकर को हटाने की ही मांग कर दी। कई गंभीर आरोप लगा दिए स्पीकर पर, रविन्द्रनाथ महतो साहब पर आरोप लगा दिया कि गाड़ी में जेएमएम का झंडा लगाकर नलिन सोरेन साहब का प्रचार कर रहे थे। स्पीकर ने इस मामले में पहले ही मीडिया के समक्ष कहा था कि भाई मैं जनता के लिए विधायक भी हूं, मैं यहाँ का, और ये मैं अपनी स्वेच्छा से कर रहा हूं, निजी गाड़ी का इस्तेमाल किया था या कुछ भी। आज स्पीकर को हटाने की मांग हो गई है और यह भी कर रहे हैं दावा विधायक कि कोर्ट में मानहानि का केस करेंगे विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर। निश्चित ही देखिए, चूंकि सरकार पूरे 5 साल का टेन्योर करीब करीब खत्म हो गया, इन लोगों ने जो निश्चय पत्र लाया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड राज्य के लोगों के साथ जो ये लोगों ने वादा करके यहाँ के लोगों को बरगला के पिछले बार सत्ता में आने का काम किया, तो माननीय विपक्ष के विधायक जो जीत के आए उनका दायित्व है जनाब कि वो आके लोगों के सवालों को यहाँ पर उठाने का काम करे। और अब दिख रहा है कि सदन चलना नहीं है, क्योंकि हमको लगता है या तो अंतिम सत्र होगा या एक सत्र और होना होगा। तो अब नहीं सवाल उठाएंगे तो कब? जब सवाल उठाते हैं और जब सवाल करते हैं और जब सवाल का जवाब सरकार से नहीं मिलता है तो प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करते हैं। इनको सदन से निलंबित कर देना। तो जवाब क्या दिया सीएम ने? तो सर सारे जवाब दिए आज की भाई 1 लाख से ज्यादा जवाब नहीं दिया। तो एक्साइटमेंट में देखिए आप लोगों ने मांगे थे जवाब, तो सीएम साहब कोई जवाब आज नहीं दिए। जवाब देना था कि गरीब परिवार को सालाना 72,000 देना था, उसका क्या हुआ? 75% नौकरी यहाँ के लोगों को देना था, उसका क्या हुआ? 25 करोड़ रुपया का जो यहाँ पर टेंडर होना था, यहाँ के स्थानीय लोगों को देना था, उसका क्या हुआ? जो हमारे जो शहीद परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना था, उसका क्या हुआ? ऐसे सैकड़ों इनके निश्चय पत्र में थे, एक भी सवाल का जवाब माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। और विपक्ष के हमारे माननीय सांसद विधायक लोग ये सवाल करते रहे। रविन्द्रनाथ महतो एक बार सनी साहब का बहुत हम लोग सनी साहब उन्हें अच्छा समझते थे, लेकिन लास्ट में वो अपना चरित्र दिखा दिए। क्या नहीं अच्छा नहीं सर, आप लोग अच्छा तो नहीं समझते थे। आप लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री जी का निश्चय पत्र, मैं सिर्फ एक लाइन इसका पढ़ के सुनाता हूं जो इन्होंने महिलाओं के अधिकार की बात की थी, जिसको विजय साहू भी कह रहे, उसमें उन्होंने एक चीज को छोड़ दिया, 2,000 रुपया प्रति माह चूल्हा खर्च दिया जाएगा। और अभी जाकर सरकार ने विदाई की वेला में 1,000 रुपए देने की घोषणा की। उसको भी गरीबों के अधिकार का पहला लाइन 72,000 रुपया प्रति वर्ष साल का, यानी 3,60,000 रुपया। आप ही उनका प्रचार कर दे रहे हैं, उनकी घोषणाओं का नहीं, घोषणा इंप्लीमेंट हो गया। जैसा अमर बावरी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक फिर देंगे कि 5 साल बाद फिर देंगे। अरे साहब सरकार 5 साल ठीक से चली, ठीक ठाक से चली, बीच में 2 साल कोरोना की समस्या रही सरकार को। क्या कोरोना में चली सर, 5वां साल रेंज रोवर आता रहा, वो सब ठीक था, मंत्रियों के लिए बंगले आवंटित होते रहे, वो ठीक था। आप सवाल किससे कर रहे हैं? पहले सवाल मेरा राजेश सिन्हा सनी साहब से है। सीएम साहब ने यह कहा था सारे सवालों का जवाब दूंगा। अभी भाजपा का आरोप है, एनडीए का आरोप है, आंसू का आरोप है कि सीएम साहब ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, पूरे सदन के दौरान लगातार भाजपा के लोगों ने केवल और केवल ड्रामा करने का काम किया, सदन की कार्रवाई चलने नहीं दिया।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब परसों सदन चल रहा था, उन्होंने खड़ा होकर सदन में बोला कि हम आपके एक एक सवालों का जवाब देंगे। क्या बोला? एक एक सवालों का जवाब देंगे, और निश्चित तौर पे उन्होंने आज जवाब दिया। इनको मानना नहीं है, इनको सदन चलने देना नहीं था। इन लोगों ने एक तय कर लिया था पहले ही कि भाई किस प्रकार हम लोग हंगामा खड़ा करेंगे किसी भी मुद्दे पे। हम लोगों ने जनहित के मुद्दे को लेकर के लगातार, आप देखिएगा जो योजनाएं हम लोगों ने दिया, अबुआ आवास की योजना हो, एक घर अबुआ आवास की योजना, एक घर फॉर्म भरा, एक घर फॉर्म भराया। मेरी बात खत्म नहीं हुई, मेरी बात खत्म नहीं हुई। पूछ ले रहा हूँ, आप भी आप तो नैतिक अधिकार जब हमने एक घर अबुआ आवास योजना देने का काम किया, शुरुआत लाखों लोगों ने फॉर्म भरा। योजना एक लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना इन लोगों ने देने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री जी के लोगों को बिजली बिल माफ करने का काम किया। योजनाएं तो जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, और लगातार हम तो दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। जो योजनाएं आप चला रहे हैं वो हम हर दिन दिखाते हैं अपने स्क्रीन पर कि सरकार की क्या क्या योजनाएं। लेकिन सवाल भाजपा का यह है कि अबुआ आवास का लाभुक कौन है, किसको घर मिला? एक अबुआ आवास योजना जी, जिसका घर 1 साल पहले ये शुरू हुआ, तो घर बनने में भी समय क्यों नहीं हुआ? घर बनने में भी समय लगती है। 5 साल पहले की ये बात कर रहे हैं। 5 साल पहले कोरोना में सरकार जब भगा रहे थे, दिल्ली से इनकी सरकार थी और दिल्ली में इनके मंत्रियों ने भगाने का काम किया। उस समय क्यों नहीं ये बोलते थे? हमने वहां से मजदूरों को बुला करके यहाँ रखने का काम किया। सवाल आपके पास प्रतुल जी, इन्हीं मुद्दों पर मैंने कल भी कहा था कि इन्हीं मुद्दों को लेकर जेएमएम और कांग्रेस ने भाजपा को घेरा था। 2014 से 2019 के बीच भी जिस तरीके से रोजगार का मुद्दा सृजित हुआ था, उन्हीं मुद्दों को लेकर जेएमएम ने अपना घोषणा पत्र, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया, और वही घोषणा पत्र है कि तख्ता पलट गया। पूरी की पूरी सरकार जो है, आपको लोकसभा चुनाव में जीत मिली लेकिन विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कारण आप ये भी मानते हैं कि बीजेपी और आसू अलग अलग लड़ी, मुद्दे अलग रहे। आज भी मुद्दे वही हैं। अब आप लोगों ने उन मुद्दों को चुना। लेकिन यह बताइए कि 18 विधायक आपके निलंबित हो जाते हैं, तो आज सीएम अगर जवाब देते भी वहां, तो चर्चा में कौन रहते? केवल नीलकंठ सिंह मुंडा और अमर बावरी साहब, सुदेश महतो साहब कितनी देर चर्चा करते? देखिए, मुख्यमंत्री को पता था कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी ने गलत बयानी की सदन में कि 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता अनेक प्रखंडों में मिल रहा है। मैं फिर से चैलेंज करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को कि लाभुक में एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसको बेरोजगारी भत्ता। आप लोग क्लेम कर सकते हैं, एक लाभुक का नाम बताए। गुरुजी क्रेडिट योजना, बड़ा बड़ा विज्ञापन छपा, 15 लाख का लोन, छात्रों को पढ़ने के लिए 4% इंटरेस्ट पे। एक लाभुक का बता दे, बैंक को पता ही नहीं। तो वादा और इस तरीके से सरकार से धोखा दे रही है। 15,000 रुपया चूल्हा खर्च, वो वादा देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था। गरीबों को प्रतिवर्ष कहाँ है साहब? रोजगार देने का वादा किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने इनका वादा था, और कि अपने वादे को ये कभी नहीं दिखाते करेंगे कि हमने क्या वादा किया। सरकार का अपना वादा को ये कभी नहीं दिखाते। आप लोग बीजेपी का प्रश्न तो इनसे पूछा जाएगा। बीजेपी, प्रतुल जी, बीजेपी का की जो घोषणाएं आप बता रहे हैं, इनका घोषणा पत्र आप लोग क्यों नहीं निकाल के दिखाते? ये लोग तो दिखाते हैं बार बार कि ये घोषणा पत्र है, ये संकल्प पत्र है जेएमएम का और कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस का भी इनका, बीजेपी का नहीं दिखाती है घोषणा पत्र। आप लोग सरकार भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ सरकार नौकरी का किसने वादा किया था? 2 करोड़ प्रतुल जी ने नहीं किया था। 2 करोड़ दिखा रहा हूँ कि 15 लाख का किसने वादा किया था? सर वो चुनाव मैनिफेस्टो में नहीं था, और खुल करके अमित शाह जी ने बोला कि ये जुमला में रखा था। लोगों को बेसिकली केवल जुमला देना आता है, इनको धरातल पे लाने नहीं, उतारने नहीं आता कोई भी योजना को, केवल जुमला देना है। विजय जी कुछ उठाना चाह रहे हैं? गंभीर विषय आया है कि झारखंड में 4,445 पंचायत है। आज झारखंड सरकार की गलत नीति के कारण आज पतरातू प्रखंड का हेसला पंचायत जो है उसको एग्जिस्टेंस से ये लोग खत्म करने का प्रयास, ये लोग जियाडा बियाडा को दे दिया पूरे पंचायत को। 10,000 पॉपुलेशन है, उसको हटाने के लिए रोज सरकार चिट्ठी लिखती है वहां के स्थानीय प्रशासन, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं। एकदम वहां 10,000। तो सर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की तो हालत क्या है कि जमीन किसको दिया है, व्यवसायियों को उनको पता ही नहीं। सबको हम चाहते हैं कि उन लोग को वहां रहने दिया जाए।
10,000 लोग हैं, कहाँ जाएंगे वो बेघर? ये तो मुद्दा है सर, ये मुद्दा ये बहुत समझना होगा, इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जाके बीडीओ और डीसी और LRDC वहां लोगों को धमकी देने का इस बात पे कहना चाह रहे सर तो ये जो हालत है, ये हजार लोगों की वजह से रोजी रोटी और घर से जुड़ा हालत किसी की वजह से ऐसी है, तो केवल और केवल भाजपा की वजह से। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। संजय सेठ जी है, केंद्रीय मंत्री कौन है? संजय सेठ जी है। 12 सांसद जीत करके जाते थे और HCC के बारे में इन्होंने कुछ नहीं करने का काम किया। हमने HCC लगाया, हमने BCCL लगाया, हमने झारखंड में सरकार ये खबर है, सरकार के संज्ञान में आना चाहिए, क्योंकि एक विभाग के अपने भी काम होते हैं। मैं सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, सरकार भी है यहाँ सरकार के, और विजय साहू जी ने जो मुद्दा उठाया वो किसी के घर, आवास और उसके जीवन यापन से जुड़ा है। देखिए इंडस्ट्रियल एरिया का अपना आग्रह है कि दलीय भावना से उठकर ये आश्वासन दे कि उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। नहीं, वो सर पहले खबर समझनी पड़ेगी कि किन आधार पर किया जा रहा है। क्या हंस रहे हैं? क्या चैनल में बैठ कर चैनल में तय कर ले, प्रशासनिक चीज को हम चैनल में बैठ करके तय कर ले। केवल जुमला देने का काम है, ठीक वक्त की अब पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है। एक बड़ा मामला संज्ञान में आ गया है। इस बीच विजय साहू हमारे साथ जुड़े हुए थे आतू से, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि पतरातू प्रखंड के हेसला गांव को जियाडा में कन्वर्ट किया जा रहा है, कमर्शियल डिपार्टमेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है। अपना वादा दिखाओ, आपने 2 करोड़ रोजगार दिया क्या? अपना वादा बताओ, आपने 15 लाख दिया क्या? सर कल भी मुलाकात होगी आप लोगों से, कल भी मुलाकात होगी, कल भी हम लोग बातचीत करेंगे और मुद्दे कई हैं झारखंड के लिए। आप और हम जुड़ते ही हैं मुद्दों के समाधान के लिए। विजय जी, हेसला पंचायत की जो आप बात कर रहे हैं उसकी पूरा मामला एक बार समझ लेने दीजिए, देख लेने दीजिए क्या उस पर हम लोग कर सकते हैं और क्या जियाडा कर रहा है उस पर। निश्चित तौर पर सरकार के भी संज्ञान में आ चुका होगा मामला, विभाग के भी संज्ञान में आ गया होगा। चलिए, धन्यवाद देता हूं। मोबाइल और टैब के बीच का अंतर समझ, आपको टैब सरकार के छात्रों वाला मिला है? मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा टैब का उदाहरण दिया। मुझे लगा कि सर टैब उदाहरण दिया आपने। मोबाइल चलेगा अच्छे, मुस्कुराहटों के साथ विदाई। सर विदाई मुस्कुराहट के साथ होनी चाहिए, थोड़ा मुस्कुरा के आप लोग विदा ले। धन्यवाद करते हैं आप सभी, धन्यवाद करते हैं आप सभी अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से राजेश सिन्हा सन्नी साहब थे। सन्नी साहब बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आजसू से विजय साहू जी थे। विजय जी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जेएमएम से हेमलाल मेहता साहब से संपर्क, हालांकि उनका टूट गया हमसे बीच में, लेकिन बहुत धन्यवाद हेमलाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।